जय हिंद। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है बन चुका है और वो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग टॉपिक कवर करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। जातिगत समुदाय का एक बड़ा वर्ग है, मतलब जितने समुदाय आते हैं, जितनी जातियां आती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ये 4 कैटेगरियां आती हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें हम लोग हिंदुओं की, तो हिंदुओं में ये 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो है ब्राह्मण जो है कौन है? ब्राह्मण जो सबसे इनको ऊपर रखा गया है, सबसे ऊंचे पायदान पे ब्राह्मण को रखा गया है। 2 नंबर पे आते हैं क्षत्रिय और 3 नंबर पे आते हैं वैश्य और 4 नंबर पे आते हैं शूद्र। तो ब्राह्मण का काम होता है क्या देना? तो समाज में ज्ञान को फैलाना, ज्ञान देना। क्षत्रिय मतलब सैनिक, जो युद्ध करते हैं, है ना, जो युद्ध करते हैं, जो सैनिक होते हैं ना, जो राज दरबार के लिए लड़ा करते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या चीज़? क्षत्रिय। तो उनको क्षत्रिय कैटेगरी में रखा गया। 3 नंबर में वैश्य, मतलब व्यापारी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लोग किस में आते हैं? तो वैश्य में। चौथा है शूद्र। अब शूद्र में जो है आने वाले शूद्र जो हैं वो लोग आते हैं जिनको समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, और उनका काम क्या होता है? समाज में मतलब जो सबसे घटिया काम, सबसे गंदा काम जो है वो इनको सौंपा गया है, शूद्र लोगों को। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है ना हिंदू समाज में कायम है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो ये वर्ण व्यवस्था जो है ना शुरू में जो है वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पे आधारित था। मतलब जो जिस तरह के कार्यों को करेगा, जिस तरह के काम को करेगा, उसी के अंतर्गत इस श्रेणी में उसे रखा जाएगा, है ना। और श्रेणी में रखने के बाद खान पान, शादी ब्याह सब कुछ होता था एक दूसरे में शुरू में। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये चीज़ें काफ़ी जटिल हो गई और खान पान, लेन देन, शादी ब्याह एक श्रेणी तक ही सीमित रहने लगा। शुरू में तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोग जानते थे कि ये व्यवस्था किन्होंने बनाया है? तो खुद लोगों ने ही बनाया है। और इसका जो विभाजन हुआ है किसके आधार पे हुआ है? तो श्रम विभाजन के आधार पे हुआ है। जो जिस तरह का श्रम करेगा, जिस तरह का कार्य वो करेगा, उसी के आधार पे उसको कैटेगरी में रखा गया था। इसलिए कामों के आधार पे बांटा गया था। इसलिए शादी ब्याह, खान पान, लेन देन सब कुछ होता था। लेकिन बाद में ये प्रक्रियाएं क्या होती गई? जटिल होती गई, है ना। और ये व्यवस्था क्या होने लगा, ऐसा डेवलप हो गया, ऐसी धारणाएं और विचारधाराएं लोगों के अंदर आने लगी कि एक वर्ण में रहने वाले लोग अब एक ही वर्ण के साथ खान पान संबंध रखना शुरू करने लगे। और इस तरीके से प्रक्रियाएं क्या होती गई? जटिल हो गई। तो हालांकि हमेशा से ही इन लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया? सबसे ऊंचे वाले पायदान पर रख लिया। सबसे 1 नंबर पे, सबसे ऊंचे पायदान पे कौन आने लगे? ब्राह्मण। 2 नंबर पे क्षत्रिय और 3 नंबर पे वैश्य और 4 नंबर पे शूद्र। और इन चारों में अगर बात करी जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति हमेशा बेहतर रही, और सबसे बदतर स्थिति देखने को मिली तो वैश्य की और शूद्र की। और इन दोनों में बात करा जाए तो शूद्र की हमेशा क्या रही? बदतर हालत रही। क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया? इनको समाज से आइसोलेट कर दिया। सबसे बदतरीन से बदतरीन काम इनको दिया जाने लगा। इनको पढ़ने का, लिखने का, अच्छे काम करने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। और इनको समाज से क्या मतलब सबसे गंदा नजरिए से इनको देखा जाने लगा। इस तरीके से ये तबका क्या रहा? हमेशा पीछे रहा और हमसे पिछड़ गया। और हमारे दुनिया में रहने के बावजूद भी हमसे कभी बेहतरीन ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाए और अपने आप को हमारे लेवल तक नहीं लेकर के आए। ये बहुत समाज में क्या रह गए? पिछड़े रह गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए यहाँ पे जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं। मतलब जातीय सामाजिक संरचना जो है और आर्थिक जो हैसियत है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इनका क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है समाज में, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें औसत आर्थिक हैसियत का संबंध जो है ना वर्ण व्यवस्था से गहरा है। आर्थिक
हैसियत का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को सबसे ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद इन लोगों ने क्या किया, तो समाज की सभी मूलभूत सेवाएं, सभी बेहतरीन चीज़ है, सभी जो है ना प्राकृतिक जो भी संपदाएं हैं, इन पर इनका सबसे ज़्यादा पहुंच रहा। समाज में अपने आप को हमेशा ऊपर रखा, हर तरह की सुख सुविधाओं को इन्होंने लिया, इनको डेवलप करने का, आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिला। जबकि इन्हें क्या कर दिया गया, धक्का दे दिया गया, इनको अपने से दूर रखा गया और ऐसे जगहों से, विकासशील जगहों से और प्राकृतिक संपदाओं से और बहुत तरह की सेवाओं से क्या रखा गया, इनको दूर रखा गया, इनको अंधकार में रखा गया, है ना। कुल मिला के बात है कि इनको पनपने का कभी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग यही चाहते थे कि इनकी स्थिति हमेशा बदतर रहे और ये लोग क्या करें, तो बस इनकी सेवाएं करें, है ना। जो भी समाज में कचरा, गंदा संदा जो भी काम है, इनको करने का ठेका किनको मिल गया, शूद्र लोगों को। तो इस तरीके से ये अपने आप को कभी विकसित नहीं कर पाए। इसलिए कहा जा रहा है कि औसत आर्थिक हैसियत का संबंध किससे है, तो वर्ण व्यवस्था से गहरा है, अर्थात ऊंची जातियों की स्थिति सबसे अच्छी है। अगर आज भी आप समाज में देखें तो समाज में अगर स्थिति अगर किसी की बेहतर है तो वो किनकी है, तो उन लोगों की जो इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं। इन लोगों की व्यवस्था हमेशा क्या है, हमेशा से बेहतर रही है और आज भी बेहतर है। और ये लोग समाज में क्या है, आज भी क्या है, सबसे ज़्यादा अमीर है। दलित और आदिवासियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बदतर है। दलित और आदिवासियों की व्यवस्था क्या है, आज भी सबसे बदतर। इनकी हालत जो है ना बहुत ख़राब है। आज भी क्या है, ये आज भी हमारे बीच में रह करके भी हमसे क्या है, कोसों दूर है, क्योंकि हम अपने नज़दीक आज भी इनको नहीं आने देते, अपने पास बैठने नहीं देते। आज भी जो छुआछूत की बीमारी है ना, उन्हें दूर रखा जाता है, उनसे बात नहीं किया जाता, उनके साथ खाया पिया नहीं जाता है, उनके साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो ज़रा सोचिए वो लोग कैसे डेवलप करेंगे इस समाज में। इस समाज में अधिक से अधिक रिसोर्सेज पर, संसाधन पर, हर एक चीज़ों पर क्या है, हम लोग अपना हक समझते हैं और हर एक चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है, तो अमीर वर्ग के लोग कर रहे हैं। इस तरीके से नीचे रहने वाले लोग क्या कर पा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट इनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो पनप नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं समाज में। पिछड़ी जातियों की स्थिति क्या है, मध्यम दर्जे की है। यहाँ पे देखिए, यद्यपि हर जातियों में अमीरी और गरीबी है। हालांकि अगर बात हम लोग करें, अगर ब्राह्मण में बात करें या क्षत्रिय में बात करें, तो इनमें भी ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग अमीर ही हैं। हो सकता है कि इनमें भी कुछ लोग क्या हैं, गरीब हैं, है ना। इनमें भी अमीरी और गरीबी स्वाभाविक है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर होगा, कोई उससे थोड़ा सा कम अमीर होगा, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर समाज में अगर सबको एक नज़रिए से देखा जाए तो देखने में इनकी अमीरी गरीबी का डिफरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा मोड़ा होता है। लेकिन सबसे नीचे और सबसे बदतर जीवन को जीने वाले अगर कोई लोग हैं तो कौन है, वो यही लोग हैं, शूद्र लोग, है ना। तो इनकी व्यवस्था समाज में क्या है, तो सबसे बदतर है, सबसे दयनीय है। और समाज में जो भी लोग अमीर हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं क्या होता है, तो उच्च जाति से ही होता है। अब देखिए, राजनीति में जाति क्या है और इसका क्या योगदान है। तो यहाँ देखिए, कहा जाता है कि सामुदायिक समाज की संरचना कहा जाता है कि सामुदायिक समाज की संरचना की आधार जाति है। देखिए, जाति से ही क्या होता है, हमारा सामुदायिक समाज बनता है। जाति ही क्या करता है, सामुदायिक समाज का निर्माण करता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम किसी अलग बिरादरी के हैं, आप किसी अलग बिरादरी के हैं, है ना, तो जो हमारा जाति है, जो हमारे जाति के लोग हैं, वही क्या करेंगे, हमारे समुदाय के क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, है ना। तो अलग अलग जो जातियां हैं अलग अलग समुदायों का निर्माण करती हैं। जैसे कि कोई हरिजन है, हरिजन जाति के लोग हैं तो हरिजन समुदाय का निर्माण करेंगे। कोई अगर राजपूत हैं तो राजपूत समुदाय का निर्माण करेंगे। कोई जो भी जिस भी वर्ण व्यवस्था से है, मतलब जो जिस जाति के हैं, वो जाति के लोग क्या करते हैं, एक अलग समुदाय का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अगर इनकी हितों की बात करी जाए तो इनकी अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग हित होते हैं। हित का मतलब क्या चीज़, इनकी ज़रूरतें। अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग इनकी क्या होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि मान के चलिए, आदिवासी लोग हैं,
तो जो उनकी ज़रूरत है क्या वही ज़रूरत हमारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर जो हरिजन है उनकी आवश्यकताएं कुछ अलग हो सकती हैं, उनकी मांग क्या हो सकती हैं? कुछ अलग हो सकती हैं, है ना। अगर आप राजपूत हैं या भूमिहार हैं तो आपकी आवश्यकताएं ज़रूरतें क्या हो सकती हैं? कुछ अलग हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी जातियाँ हैं ये जातियाँ ही क्या करती है? एक विशेष समुदाय का निर्माण करती हैं, है ना। और इनकी जो हितें होती हैं, इनकी जो हित होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं? बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। फलतः जातीय समुदाय को हितों में कोई मेल नहीं, परंतु अनुभवों के आधार पर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, परंतु यह एकमात्र पहलू नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिए, इतना अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने जाति को देखा, जाति को समझा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जाति जो है ना हमारे जीवन का एक पहलू है। जाति जो है हमारे जीवन का क्या है? एक पहलू है, लेकिन एकमात्र पहलू नहीं है। मतलब हमारा जीवन यापन, हमारा क्रियाकलाप, हमारा विकास या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जाति पे आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाति हमारे जीवन का कोई पहलू नहीं है ना। और ये मैटर नहीं करता है, किसी भी चीज़ में मैटर तो करता है, और ये हमारे जीवन का क्या है? एक पहलू भी है, लेकिन एकमात्र पहलू ये नहीं है ना। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। राजनीति में जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं। अब राजनीतियों में अगर हम लोग देखें तो जाति क्या हो सकते हैं? अनेक पहलू हो सकते हैं। अब राजनीति में जाति के कितने पहलू होंगे, है ना, इस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। जय हिंद।